नमस्कार साथियों। पहलगाम की आतंकी घटना को आज 6 दिन हो चुके हैं। सुना है हालात सामान्य हो रहे हैं, घाटी में पर्यटक फिर से आने लगे। इसमें बहुत बड़ा रोल मीडिया का है। हर दूसरे वीडियो के थंबनेल में आप देखेंगे कि पाकिस्तान को लगभग मिट्टी में मिला ही दिया गया है। जल, थल, नभ तीनों सेनाओं ने शुरू किया एक्शन। भारत पाकिस्तान की जंग में कूदा फ्रांस, पलट दी पूरी जंग। आज रात भारतीय सेना का एक्शन शुरू, मिट्टी में मिला दिया पूरा पाकिस्तान। इस तरह के शीर्षक उन थंबनेल्स पर आप देख सकते हैं। इन वीडियोस को देखकर हिंदुस्तान को और हिंदू को यह लगता है कि अब वो सुरक्षित है। जो अपनी सुरक्षा को लेकर ज्यादा सचेत थे, उन्होंने कलमा भी याद कर लिया है और शायद और कुछ भी कर लिया हो, पर उसके लिए हम उन्हें पेंट उतारने पर मजबूर नहीं करना चाहेंगे। थंबनेल देखकर आप सोच रहे होंगे कि भारत से पाकिस्तान युद्ध चाहता है। ये वैसा ही है जैसे गीदड़ मौत आने पर शहर की तरफ भागता है। पर आखिर पाकिस्तान ऐसा चाहता क्यों है? इसे सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। सबसे पहले आसिफ मुनीर पाकिस्तानी एनआरआईज की एक सभा को संबोधित करते हुए कहता है, या कहता क्या है, एक तरह से उन्हें भड़काता है कि हिंदू और मुसलमान कभी एक नहीं हो सकते, उनके रीति रिवाज अलग है, उनकी सोच अलग है, वगैरह वगैरह। उसके तुरंत बाद पहलगाम की एक कुत्सित घटना होती है, जिसे इस तरह से अंजाम दिया जाता है कि भारत को, भारत की सरकार को, भारत के लोगों को अंदर से झकझोर कर रख देता है। इसकी जवाब में जब भारत सिंधु जल समझौता तोड़ता है, तो पाकिस्तान का तुरंत रिएक्शन आता है कि इसे युद्ध की शुरुआत समझा जाएगा। भारत जब पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस आतंकी घटना के लिए जिम्मेदार ठहराता है, तो पाकिस्तान तुरंत रिटेलिएट करते हुए कहता है कि हम निरपेक्ष और तटस्थ जांच के लिए तैयार हैं। इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, क्योंकि पाकिस्तान का ये एक फुल प्रूफ प्लान है। उसने इस पूरी घटना को इस तरह से अंजाम दिया है कि उस पर उंगली नहीं उठाई जा सके। लेकिन बच्चा ये जानता है कि इस घटना के लिए जिम्मेदार कौन है। पाकिस्तान ये जानता है कि इस घटना के लिए भारत बड़े पैमाने पर युद्ध शुरू नहीं करेगा। वो उरी या बालाकोट जैसी कोई सर्जिकल स्ट्राइक करना ज्यादा महत्व देना चाहेगा उसको। दरअसल इससे पाकिस्तान को लाभ क्या है, यह आप समझिए कि सबसे पहले तो पाकिस्तान की जनता वहां की बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था और खराब प्रशासनिक व्यवस्था से त्रस्त है, और उनको भटकाने के लिए भारत विरोधी लहर बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। दूसरा फायदा पाकिस्तान का यह है कि पाकिस्तान संकट काल दिखाकर चीन से और आईएमएफ से अपनी शर्तों के अनुकूल लोन ले सकता है, और इसके अलावा भी इसने अपने जितने बाप बना रखे हैं, जिनसे वो कटोरा लेकर भीख मांगने पहुंच जाता है, वो भी दया खाकर इससे भीख दे देंगे। तीसरा फायदा पाकिस्तान को यह है कि उसे अपने रक्षा बजट को बढ़ाने में हेल्प मिलेगी, क्योंकि युद्ध का माहौल बताकर वो सरकार से ये बजट बढ़वाएगा। आपको पता है कि पाकिस्तान के जितने भी आर्मी के अधिकारी हैं
उन्हें रिटायरमेंट के बाद में विदेशों में जाना होता है। वहां उन्होंने जमीनें खरीद रखी हैं, बंगले खरीद रखे हैं, जिसके लिए उन्हें पैसे की जरूरत होती है, और बजट नहीं होगा तो पैसा कहां से आएगा। चौथा फायदा यह है कि बलूचिस्तान और तहरीके तालिबान जैसी जो परिस्थितियां खड़ी हुई हैं पाकिस्तान में, उनसे वो विश्व का ध्यान भटका सकेगा। इमरान के विरोधियों को, इमरान जो समर्थक हैं, उनके विरोध को दबाना आसान होगा। अगर ये सब चीजें ना भी हो पाई तो भी पाकिस्तान ने इस घटना को इस तरह अंजाम दिया है कि इससे कश्मीर की अर्थव्यवस्था की कमर टूट जाएगी, पर्यटन की कमर टूट जाएगी, और वहां पर फिर से अशांति फैल जाएगी, जिससे पाकिस्तान को वहां पर आतंक फैलाने में स्थानीय लोगों की सहायता मिल सकेगी। आपको याद होगा कि जब कश्मीर में हालात खराब थे तो पाकिस्तान 500 रुपए देकर के स्टोन पेल्टिंग करवाता था। 370 हटने से पहले अगर आप देखें तो ऐसी कई खबरें आती रहती थी कि कश्मीर में नकली करेंसी पकड़ी गई, क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसा तो है नहीं, तो वो स्टोन पेल्टिंग करने वालों को पैसा देगा कहां से। और हो सकता है आगे ये खबरें हमें फिर से सुनाई दें। इसके अलावा पाकिस्तान का एक बड़ा उद्देश्य ये था कि भारत में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े, जिसमें वो सफल भी हुआ। लोग अब्दुल के घर पूछने जा रहे हैं कि आतंक का मजहब क्या है। अब्दुल कहता है, मुझसे क्यों पूछते हो, आतंकवादियों से जाकर पूछो। तो वो कहते हैं, उनसे नहीं पूछेंगे, वो पेंट उतरवाकर गोली मार देते हैं। जय हिंद, जय भारत।